साथ में एक आता है आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, एंड सेकंड आता है आपका मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी। सबसे पहले एजम्पशन, हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट, ये सारी चीजें हैं यू कैन वेरीफाई यूजिंग एक्सपेरिमेंट बट यू कैन नॉट प्रूव दीज थिंग्स, राइट। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक मारवाल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज से हम 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि जो क्यूरियोसिटी है 11th क्लास के स्टूडेंट की वो बनाई जा सके। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका फंडामेंटल फोर्सेस है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। उससे पहले का जो है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें कुछ टर्म्स जो हैं फिजिक्स की, जो बेसिक टर्म्स हैं वो बताई गई। तो नॉर्मली एक बार उनको देख लेते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू कैन skip to the fundamental forces part, right? But उससे पहले कुछ जो भी दिया हुआ बेसिक विल कवर इट, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे पहली इसमें जो चीज आती है वो आती है कि आपका साइंस क्या है, ओके। सबसे पहला टॉपिक है साइंस। नॉर्मली जो आपका साइंस वर्ड है आप सभी जानते हो कि व्हाट इज साइंस, राइट। साइंस जो वर्ड है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो सबसे पहले एक वर्ड है जो है आपका साइंटिया, और ये है आपका लैटिन में, राइट। सेकंड वर्ड आपका आता है संस्कृत का वर्ड है, दैट्स विजनन, राइट। वी कॉल इट विज्ञान, राइट, बट नॉर्मली इट्स विजनन, राइट। नाउ एक अरेबिक वर्ड भी इसके अंदर आता है, दैट इज इल्म। ये तीनों वर्ड आपने सुने होंगे कभी। ये तीनों जो वर्ड हैं, इन तीनों का जो मीनिंग है दैट इज टू नो, राइट। अब जितने भी नेचुरल फेनोमेना है, अगर हम उनको स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और वहां से जो भी हमें नॉलेज मिलता है, अगर हम उसको कलेक्ट करके उसका यूज करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, दैट्स नॉर्मली साइंस, राइट। एनसीईआरटी में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना एंड दैट शुड बी इन मच डिटेल, राइट। एंड we will use that gained knowledge to predict something, to modify and control the daily life phenomena, okay। और second भी एक definition दिया हुआ है जो कहता है कि science is exploring things, experimenting on things, predicting from what we see around us, what we observe, right, and our curiosity to know the physical world. So these things are the part of your science, okay। So that defines what is science, okay। So जो भी secrets हैं उसको reveal करने में जो science है वो helpful है। तो ये कुछ definition कुछ आपकी दी हुई है, you can write it or you can just listen these, okay। Now इसके अलावा ये तो only सिर्फ एक basic part है, okay। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो आप कहोगे सबसे इम्पोर्टेंट, कि साइंस
पैरामीटर्स हैं जो साइंस को एक डिफाइन करते हैं, वो कौन से पैरामीटर, उनको हम कहते हैं, आपका एनसीईआरटी में दिया होगा, साइंटिफिक मेथड। अब ये जो साइंटिफिक मेथड्स क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक तरीके से बताती है कि आपका साइंस जो है वो इन सब प्रॉपर्टीज को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए। सो सबसे पहले जो साइंटिफिक मेथड जो यूज होता है साइंस में, दैट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, and that should be systematic, right? Second step, that will be you are doing experiments, right? So controlled experiments. And third step, you can say, that is the analysis. It can be qualitative or quantitative. So we need to analyze that and we need to give reasoning कि भाई क्या रीजन है किसी चीज के ऑब्जर्व होने का, ये ऐसे ही क्यों ऑब्जर्व हुआ, तो ये इससे रिलेटेड है कुछ। सो इसमें आती है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या है कि जो हमने डिफाइन किया है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, इसको जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में किया है उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना पड़ जाता है। सो इसमें फोर्थ जो स्टेप है वो आपका आता है कि मैथमेटिकल जो आपका मैथमेटिकल टूल्स यू कैन से, और मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट? मैथमेटिकल मॉडलिंग। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, कुछ ऐसे फेनोमेना भी होते हैं जिनको डायरेक्टली एक्सप्लेन करवाना इजी नहीं है, तो हमें खुद से प्रेडिक्शन भी देना पड़ सकता है चीज़ों को। सो उसके लिए जो स्टेप है प्रेडिक्शन, predicting things, okay, and verifying those theories, right? Or predicting and verifying. And the last and the final step, that will be modification. Modification means कि आपने कुछ भी आपने थ्योरी प्रोवाइड किया, उस थ्योरी से अगर कोई पहले जो चीज थी वो इम्प्रूव हो रही है, देन साइंस में क्या होता है, हर एक स्टेप पे कोई आता है साइंटिस्ट, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, तो वो क्या चीजें, पुरानी जो चीजें हैं, अगर वो डेली फेनोमेना है उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, देन जो उसको क्या किया जाता है, उसको एक तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन जो है वो आपका लास्ट स्टेप इसमें रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी आती हैं इसमें साइंटिफिक मेथड्स में। तो साइंस जो है इन सब स्टेप्स को फॉलो करता है। तो इस हिसाब से जो आपका सोशल साइंस है वो भी एक तरीके से साइंस का पार्ट होगा, बिकॉज उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि जो थ्योरीज हैं वो डायरेक्टली बनाई गई, दे ऑब्जर्व थिंग्स फर्स्ट, देन दे प्रेडिक्ट, देन दे वेरीफाई इट विद एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो वो भी एक तरीके से पार्ट है, बट जनरली हम जो टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सबको हम साइंस में ऑलमोस्ट इंक्लूड करते हैं। बट लाइक एवरीथिंग इज साइंस इफ दे फॉलो दी साइंटिफिक
मेथड्स, राइट। सो ये तो हो गया साइंस के बारे में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का, जो इसको बस कवर करना था ताकि क्या है कि आपको पता चले कि व्हाट इज साइंस और साइंटिफिक मेथड्स। आई थिंक दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप देखोगे कि जैसे हम चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे देन यू विल सी कि चीज़ें वी विल इम्प्रूव। ओके, अगर कोई साइंटिस्ट आता है देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट विल इम्प्रूव दैट। ओके, सो ये सब चीज़ें देखोगे एंड हाइपोथेसिस विल आल्सो कम, राइट। जैसे आपका जो लाइट है उसका जो नेचर है दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर है दैट वाज जस्ट एन हाइपोथेसिस, राइट। सो वो जो चीज़ है वो एक तरीके से इसी चीज़ का पार्ट है कि आपने हाइपोथेसिस दिया, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, देन यू आर आल्सो वेरीफाइंग थिंग्स, राइट। सो दोज आर पार्ट ऑफ द साइंस, यू विल सी दोज। ओके, सो ये तो हो गया आपका साइंस का पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपने देखा कि अलग अलग ब्रांचेस हैं, और हम जो देखने वाले हैं वो फिजिक्स मोस्टली हम करेंगे। तो फिजिक्स है, देन वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज फिजिक्स, एंड इफ वी हैव डन द क्लासिफिकेशन फ्रॉम साइंस टू फिजिक्स, देन वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए फिजिक्स के बारे में जो उसको क्लासिफाई करेगा, राइट। सो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इसको क्लीन करने दीजिए एक बार। सो अब देखते हैं कि आपका जो फिजिक्स है उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। सो सेम वही, ये भी वर्ड जो है कुछ वर्ड से मिलके बना हुआ। सो ये जो फिजिक्स वर्ड है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड, राइट। और इसके अलावा हमारे पास संस्कृत वर्ड भी है जो है आपका भौतिकी, एंड दिस इज द करेक्ट वन। ओके, और ये है, ये आपका संस्कृत वर्ड हो जाता है। अब इन सब का जो मीनिंग है दोनों वर्ड्स का, दैट इज नेचर। इट मीन्स कि हम जो नेचर है उसको स्टडी कर रहे हैं। सो जो भी नेचुरल फेनोमेना है जिनको हम स्टडी करेंगे वो सब फिजिक्स के अंडर आएंगे। सो अब इसके अंदर कुछ स्पेशल होना चाहिए कि भी फिजिक्स है तो देयर शुड बी समथिंग। सो नेचुरल लॉज और नेचुरल फेनोमेना का तो हमने स्टडी किया, बट जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, एक तरीके से जो स्टेप्स हैं फिजिक्स फॉलो करता है, जो एक तरीके से फिजिक्स का जो हार्ट है, वो दो चीज़ें आती हैं इसमें। एक आता है कि फिजिक्स में एक टर्म आती है यूनिफिकेशन, और नेक्स्ट टर्म आती है आपकी रिडक्शन। अब इन दोनों टर्म्स से मिलके बना है ये चीज। इट मीन्स कि यूनिफिकेशन क्या है, अगर आपने कुछ भी डिफाइन किया, अगर वो लॉ या फेनोमेना या फिर जो रीजनिंग आपने दिया है, अगर वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, अगर ऐसा आपने किया, देन दैट प्रॉपर्टी वी डिफाइन एज यूनिफिकेशन, कि वो सब चीजों पे एप्लीकेबल है, राइट। नाउ सेकंड इज रिडक्शन। नाउ रिडक्शन क्या है कि फिजिकल फेनोमेना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो श्योरली वी नीड टू राइट उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक रोड है, उसके ऊपर कोई कार मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, राइट। सो बहुत बार एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज नॉट एनी फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है, राइट। सो वो एक सिंप्लिसिटी है, राइट। हम एक पेंडुलम हमने लगाया ऊपर से, उसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, ओके। सो ऑब्वियसली वहां पे क्या है, एयर फ्रिक्शन होगा, सो वी आर नेग्लेक्टिंग दोस थिंग्स, राइट। सो इट मीन्स हम जो नेचुरल फेनोमेना है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट वी आर मेकिंग दोज फेनोमेना टू बी सिंपल, और जो कि
एक यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और उसको इजी भी हो एक्सप्लेन करना। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपके मेन फिजिक्स में रहेंगी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ये आप बार बार देखोगे ये दोनों चीजें। तो ये दोनों जो चीजें हैं फिजिक्स को एक ऐसी ब्रांच बनाते हैं जो कि क्या है, फिजिकल फेनोमेना का मैथमेटिकली जो रीजनिंग है प्लस उनका जो एक तरीके से जो थ्योरेटिकल रीजनिंग है वो भी एक प्रॉपरली लेने में जो है सक्सेसफुल रहता है फिजिक्स, राइट। सो ये चीज आपकी आ गई फिजिक्स के बारे में, ओके। एंड अब इसमें जैसे मैंने बताया, जैसे आपको किस चैप्टर में मोस्टली जो चीजें हैं वो टर्म्स होने वाली हैं जो आप यूज करोगे या फिर जो आप देखोगे कभी। इसमें दो टर्म्स आती हैं, वो भी आपको समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके 11th-12th में बट आगे भी आपके देखने को मिलेंगे। तो दो टर्म आती हैं, एक आता है आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एंड सेकंड आता है आपका मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी। जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जो एटॉमिक लेवल पे अगर आप चले जाते हो, हर एक मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसके अंदर आप आप अगर हम बोलते हैं यहाँ कमरे में गैस जो है आपका वो है, उसके पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। कैन यू सी दोज पार्टिकल्स? आप नहीं देख पाओगे, ओके। अगर उनका जो मोशन है उसको डिटेक्ट किया जाए, ओके। सो इफ यू आर लाइक मॉनिटरिंग द मोशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर आप इवन एट एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर लेवल पर अगर आप जाके जो मॉलिक्यूल्स के लेवल को मॉनिटर करते हो, देन दैट थिंग वी डिफाइन एज द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। सो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और आई विल डिफाइन इट टू बी स्पीड, राइट। मॉलिक्यूलर स्पीड है और इसके अंदर जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। सो जैसे कुछ टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे एनर्जी है। एनर्जी इज ऑल्सो ए क्वांटिटी जो कि आप नॉर्मली उसको एक तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर पाना, दैट इज लाइक दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन माइक्रोस्कोपिक, राइट। बिकॉज एनर्जी आप उसी तरीके से निकालोगे। यू विल सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कैसे चीजें होंगी, ठीक है। और सिमिलरली जैसे मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी तो एंट्रोपी एक टर्म होता है। एनर्जी तो आप जानते ही हो क्या होता है, राइट। एंट्रोपी इज नथिंग बट डिसऑर्डर, राइट। आप बाद में देखोगे कि एंट्रोपी क्या होता है, बट ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बिना एटॉमिक लेवल, बिना मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके समझ में नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, राइट। और इसके अलावा अब एनर्जी आ गया, देन यू कैन ऑल्सो राइट कि यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे एक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और ये जो है ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जो भी क्वांटिटीज होती हैं, आपको नहीं पता होगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है, बट जिसमें आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके स्टडी करते हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल वाली वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आती है, तो वो सारी क्वांटिटीज के माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आपकी हो जाती है। अब जैसे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जिसको आप क्या है एक तरीके से मेजर कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। जैसे आपका मास हो गया, ओके, मास को मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। वॉल्यूम अगर हो जाता है तो फिर डेंसिटी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर जितनी भी जो भी मैकेनिक्स जहां इन्वॉल्व होती है ना, जिसमें आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये वेलोसिटी आपकी अलग है,
दैट इज मोलिकुलर स्पीड, राइट। अब ये जो है ये वाली चीजें अलग होने वाली हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं तो वो सब भी इसके अंदर आने वाले हैं। तो जिन चीज़ों को आप मेजर कर पा रहे हो डायरेक्टली, दोज क्वांटिटी एज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी के लिए आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना पड़े, दोज क्वांटिटी एज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जो टर्म थी वो यहाँ पे थी। ओके, सो और नेक्स्ट आता है कि व्हाई वी आर स्टडिंग फिजिक्स, राइट। सो फिजिक्स का जो मेन एप्लीकेशन क्या रहेगा कि लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए वी स्टडी फिजिक्स, राइट। सो ये सब इसमें कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी और हैं जो आपको समझने की जरूरत है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है दो, तो इसमें फर्स्ट जो है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जिसमें आता है, आप उसको अजम्पशन कह सकते हो या फिर इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, या फिर इसको एक्सियोम्स भी बोला जाता है, एंड नेक्स्ट इज पोस्टुलेट, राइट। सो ये सब अलग अलग इसकी क्या है, कुछ भी कह सकते हो, बट ऑल दीज क्वांटिटीज आर सेम, राइट। नाउ नेक्स्ट जो क्वांटिटी है आपकी, जो मैं आपको बोल रहा था, जिसको हम डिफरेंशिएट करना है, दैट वी डिफाइन एज मॉडल, राइट। अब इनमें आपको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अजम्पशन, हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट। सो बहुत बार, जैसे हमने बताया कि बहुत बार चीजें जो हैं वो डायरेक्टली एक तरीके से वेरीफाई नहीं होती, देन वी हैव टू पोस्टुलेट समथिंग बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, यू कैन वेरीफाई यूजिंग एक्सपेरिमेंट, बट यू कैन नॉट प्रूव दीज थिंग्स, राइट। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, कैंट प्रूव बट वेरीफाई। आप वेरीफाई कर सकते हो, किससे वेरीफाई करोगे? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट्स आप जब करोगे तो ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी आपकी। अब मॉडल पे आते हैं। अब मॉडल क्या चीज है? अब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप किसी प्रॉब्लम को क्या कर देते हो, सिंपलीफाई कर देते हो, ठीक है। अगर कोई फेनोमेना किसी एक मॉडल बना के या फिर एक पिक्चर बना के उसका अगर उससे डिफाइन हो रही है इजीली, दैट वी डिफाइन एज ए मॉडल, राइट। और इसमें क्या आता है, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है दैट इज एटॉमिक मॉडल। ओके, और यहां पे अगर आप देखोगे, इसका जो एग्जांपल है, मैं अगर यहां लिख देता हूं, इसका जो एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस का या फिर एक्सियोम्स का, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर लाइट नेचर पार्टिकल नेचर ऑफ light, and you can even write wave. Okay, so जो light है that is particle as well as wave. So light, wave और particle दोनों की तरह behave करता है। You can prove it experimentally। जब हम उस चैप्टर पे आएंगे जहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह को स्टडी करेंगे, तो then you will see कि और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, जो उसके अंदर फिर क्या होगा, आपका वेव नेचर भी आएगा और आपका पार्टिकल नेचर भी आएगा। तो दोनों चीजें आ गई, बट यू कैन वेरीफाई इट, बट यू कैन नॉट प्रूव इट। ओके,
सो वो जो चीज है that is a hypothesis. So that was a purely hypothesis that the light is a wave as well as particle nature, right? So वो जो चीज थी you can verify but you cannot prove. So ये टर्म आ गई आपकी axioms की, postulates की, ठीक है? And so सबसे ज्यादा important जो थी ये जो टर्म मुझे लगी थी, ठीक है? So now you can differentiate these things. और I think वीडियो भी थोड़ा लेंथी हो गया होगा. So in the next video we will do some more things like NCERT में कुछ टेबल दिया हुआ है. So उस टेबल को देखेंगे, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है. So I mean कि थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए जो टेबल्स दी हुई हैं NCERT में, जिसमें साइंटिस्ट वगैरह के नाम दे दिए और कुछ जो फेनोमेना है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल यूज होता है, तो उसको नॉर्मली हम देखें. अदरवाइज उन चीज़ों को जो डिटेल में हम स्टडी करेंगे वो रिस्पेक्टिव जो चैप्टर आएगा उनका, फॉर एग्जांपल फ्लूइड डायनेमिक्स का कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर दिया हो, देन वी विल सी इट इन द फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर, राइट. सो वो सब चीज़ें नॉर्मली एक बार देख लेते हैं, बिकॉज टेबल दिया हुआ है, देन इट शुड बी इंटरेस्टिंग, राइट, कि NCERT में जो चीज़ें दी हुई है. सो ये जो चीज़ें थी ये ओनली बेसिक थी, ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, बट यू शुड नो, राइट. सो दैट्स वाई ये जो आई थॉट कि आई शुड कवर इट ऑल्सो, राइट. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी you in the next video. Thank you.